ओम नमः शिवाय। नमस्ते। राहु केतु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 22 सितंबर 2020 से 11 अप्रैल 2022 तक। अब राहु अभी मिथुन राशि में है, तो यहाँ से निकल करके ये वृषभ में जाएंगे और केतु धनु से निकल करके वृश्चिक में आएंगे। तो इन 18 महीने में मीन राशि और लगन के जो लोग हैं उनकी लाइफ के ऊपर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, उसी के बारे में मैं आपको बताना चाह रही हूँ। उसके पहले मैं आप लोगों को इस ट्रांजिट के लिए बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि ये पीरियड जो आप लोगों का है बहुत नेम, फेम, सक्सेस और सारी अचीवमेंट्स लेके आए और बहुत अच्छा ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए रहे। मीन राशि और लगन वाले जो लोग हैं इस पीरियड का उनको मैक्सिमम फ़ायदा मिले और बहुत पॉजिटिविटी से भरा हुआ ये टाइम आपकी लाइफ में रहे। इस पीरियड का आप बहुत अच्छे से अपने लाइफ में मैक्सिमम जितना इसका आप यूज़ कर सकते हैं करिए, इस गोचर का फायदा लीजिए। देखिए, जबकि प्लैनेट्स मिथुन से निकल करके वृषभ में जाएंगे तो वृषभ जो राशि होती है वो पृथ्वी तत्व राशि है। वहाँ पे शुक्र ऑटोमेटिकली बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं और शुक्र जो प्लैनेट है वो भौतिक संपदा देने का कारक ग्रह होता है। जैसे सारे कंफर्ट हैं, व्हीकल है, प्रॉस्पेरिटी है, अच्छी लाइफ स्टाइल, लग्जरी, परफ्यूम, सेंट, मतलब कुल मिला के ये है कि जो बहुत ग्लैमरस लाइफ स्टाइल होती है उन सबको देने वाला जो प्लैनेट है वो शुक्र है। और शुक्र वृषभ राशि जो कि पृथ्वी तत्व अर्ध साइन है, वहाँ पे जब राहु एंटर करेंगे तो यहाँ पे राहु काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन पे रहेंगे और अपना परिणाम देने में बहुत ज़्यादा ये बड़ा सपोर्टिंग इनको यहाँ पे क्लाइमेट मिलेगा राहु को रिजल्ट देने के लिए। तो ये ट्रांजिट जो है बहुत अच्छा जाने की संभावना बनेगी। हालांकि डिपेंड करता है कि आपके जो जन्म की हॉरोस्कोप है वहाँ पे राहु किन जगहों पे प्लेस्ड हैं, केंद्र में हैं, त्रिकोण में हैं या त्रिक भाव में हैं, इसी के साथ वो किस राशि में बैठे हैं, उनका राशि लॉर्ड कहाँ पे प्लेस्ड है, राहु केतु के साथ में कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं, किन प्लैनेट्स के उनके ऊपर एस्पेक्ट्स आ रही है, साथ में राहु और केतु किन नक्षत्रों में बैठे हैं, उनके नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो आपके हॉरोस्कोप में कौन कौन से हाउसेस को लेके चल रहा है, साथ में वो कहाँ पे प्लेस्ड है। मतलब बड़े कई डायरेक्शन से जो है इसका इन्फ्लुएंस आता है। ट्रांजिट अपने आप में बाहर से दिखने में एक सिंगल इवेंट लगता है, लेकिन ये जो परिणाम देने का इनका तरीका होता है उसमें कई चीज़ें कंबाइंड होती हैं। इसीलिए कोई भी ट्रांजिट का जो एक रिजल्ट होता है वो बिल्कुल 100% सटीक नहीं कहा जा सकता कि हाँ ये पीरियड आपका बिल्कुल ऐसा ही जाएगा, जब तक कि आपकी बर्थ की जो हॉरोस्कोप है वो ना उसको सपोर्ट कर रही हो और महादशांतर प्रत्यंतर में रहोगे तो हो और योग कारक स्थिति में आपके हॉरोस्कोप में बैठे हों, कई चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो देखिए, जब मीन राशि लगन में राहु का जब ट्रांजिट होगा तो ये आपके वृषभ राशि से निकलेंगे। तो वृषभ राशि जो आपके हॉरोस्कोप में है वो 3rd हाउस में है। तो तृतीय भाव में जब ये जाएंगे तो सबसे पहले मृगशिरा के 2 चरणों से होके गुजरेंगे, तो ये आपके मंगल की जो राशियां हैं उनको एक्टिवेट कर देंगे। आपका जो मीन वाले लोग हैं इस ट्रांजिट के शुरुआत में ही उनको एक तो फाइनेंस से रिलेटेड काफ़ी फायदा हो सकता है, आपकी हायर एजुकेशन, आपके धर्म कर्म में रुचि बढ़ सकती है और साथ ही साथ थोड़ा सा आपका जो बोलने का तरीका होगा उसमें कहीं ना कहीं एग्रेशन आ सकता है, क्योंकि मंगल के नक्षत्र से राहु गुजरेंगे और द्वितीय स्थान आपका मेष का पड़ रहा है। तो आपके जब वो वाणी स्थान को एक्टिवेट करेंगे तो राहु और मंगल का जो एक कंबाइंड, इन दोनों एनर्जी का जो कंबाइंड इन्फ्लुएंस आएगा वो आपके अंदर कहीं ना कहीं एक एग्रेशन भी बढ़ा सकता है। आपकी लैंग्वेज को बहुत कड़वा, बहुत कठोर भी बना सकता है। तो इस ओर आप थोड़ा फोकस करके रखिएगा, क्योंकि मंगल जब आपका एक्टिवेट होगा तो कहीं ना कहीं आपकी वाणी में भी एक बहुत हार्श आपकी जो लैंग्वेज है वो हो सकती है। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा ताकि आपके घर का जो कुटुंब का वातावरण है आपका अंदर का वो बहुत अच्छे से निकले, वहाँ पे कोई कलह जैसी स्थिति ना निर्मित हो। इन चीज़ों का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और आपका जो 9th हाउस है तो पिता के साथ में फिर जो आपका संबंध है उस ओर भी आप थोड़ा सा सावधानी के साथ में आगे बढ़िएगा कि किसी तरह से उससे कोई डिस्प्यूट ना पैदा हो। और साथ में जो आपके भाई वगैरह हैं उन, क्योंकि ये मंगल जो है कि भाई को भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है, तो राहु का जो ट्रांजिट रहेगा तो भाइयों के साथ जो आपका एक रिलेशनशिप है उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और जो आपकी हायर एजुकेशन वगैरह है उस ओर भी आप फोकस करके रहिएगा। इसके बाद जब राहु
रोहिणी के 4 चरणों से होकर गुजरेंगे तो ये आपके पंचम भाव को एक्टिवेट करेंगे। ये स्थिति जो है आपके संतान के लिए, शिक्षा के लिए, आपके प्रेम संबंधों के लिए, आपके क्रिएटिविटी के, इन चीज़ों को ये अच्छा करेंगे, बढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि 5वें स्थान वो प्लेस भी जो है राहु को जिस नक्षत्र को एक्टिवेट कर रहा है वो 5वां स्थान पड़ रहा है। तो 5वां स्थान क्या है? राशि वहाँ पे भले चंद्रमा की बैठी है, लेकिन जो 5वां भाव है वो क्रिएटिविटी का है और राहु चंद्रमा के नक्षत्र से गुजर रहा है, तो राहु उस चीज को बढ़ाने का, उभारने का काम करेगा। तो आपको 5वें भाव से जो संबंधित परिणाम है वो काफी अच्छे मिल सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना होगा कि चूंकि ये रोहिणी नक्षत्र जो होता है ये कालपुरुष की पत्रिका में 2nd स्थान को भी ये रिप्रेजेंट करता है। तो जो दूसरा स्थान होता है वो हमारे वाणी का होता है, हमारे मुख का होता है, आइस का होता है। और रोहिणी जो नक्षत्र होता है जब वहां से राहु ट्रांजिट करता है तो इसमें एक थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने की चीजें होती है कि रोहिणी के नक्षत्र से जो राहु का ट्रांजिट होगा ये हमेशा व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं ड्रिंक की हैबिट को डेवलप करने का काम करता है डायरेक्टली। जो आपका खान पान है, स्मोकिंग वगैरह, मतलब उस वक्त थोड़ा सा आप केयरफुल होकर रहिए कि कोई आपके अंदर इस पीरियड में गलत हैबिट्स ना डेवलप होने पाए, इसका विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। और इसके बाद जब ये राहु कृतिका के 3 चरणों से होकर गुजरेंगे तो सूर्य की जो राशि है आपके हॉरोस्कोप में मीन वालों के लिए आपके 6ठे स्थान में है। तो जो भी ये पीरियड जो है आपका थोड़ा सा राहु जब यहाँ से निकलेगा सूर्य के नक्षत्र से तो ये क्या करेगा कि जो रोग है, रीढ़ है, छोटी मोटी बीमारियां हैं, कंपटीशन वगैरह है, उन चीज़ों को ये इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर कोई आपकी लीगल इश्यूज वगैरह हैं, कोई वाद विवाद है, कोर्ट केस वगैरह है, तो वहाँ पे ये संभावना बनेगी कि ये उस और आपको सक्सेस भी दिला सकता है। क्योंकि जो 6वां भाव है वहाँ पे सूर्य की राशि है और राहु उस भाव को जब एक्टिवेट करेगा तो राहु ऐसे भी 3, 6, 11 में अच्छा परिणाम देता है। तो इस और आपको कोई सफलता जैसी चीज देखने को मिल सकती है। ध्यान थोड़ा रखना पड़ेगा आपको अपने प्रेजेंटेशन का, अपने बिहेवियर का, क्योंकि राहु और सूर्य जब एक साथ किसी भाव को प्रभावित करते हैं और विशेष रूप से 6वां भाव जो कि त्रिक भाव में से एक भाव है, तो वहां पे दो जो मेलेफिक प्लैनेट्स कंबाइंडली अपना कंबाइंड होकर परिणाम देंगे। तो उस पीरियड में आपको थोड़ा सा सावधानी भी रखनी चाहिए, क्योंकि इनका रिजल्ट देने का तरीका जो है वो कुछ भी अचानक वाला भी हो सकता है। तो थोड़ा सा आपको अलर्ट होकर भी रहना चाहिए। इस तरीके से जो आपका राहु का ट्रांजिट रहेगा अपना मिला जुला परिणाम आपको देगा। उसके बाद जब उधर केतु धनु से निकल करके आएंगे वृश्चिक में, तो सबसे पहले ये ज्येष्ठा के 4 चरणों से होके चलेंगे। तो ज्येष्ठा जो है ये बुध का नक्षत्र होता है और ये आपके हॉरोस्कोप में 4th और 7th हाउस जो है यहाँ पे मिथुन और कन्या की राशि है। तो ये आपके 4th और 7वें स्थान को प्रभावित करेंगे, इनको एक्टिवेट करेंगे। साथ में बुध आपके हॉरोस्कोप में जहाँ पे प्लेस्ड होगा उस भाव को भी एक्टिवेट करेंगे। तो इस 3 तरफ से आपको परिणाम इनडायरेक्टली देखने को मिलेंगे। तो केतु क्या करेंगे, जब आपके 4th और 7वां स्थान को एक्टिवेट करेंगे तो इस पीरियड में आपको बुध के रिजल्ट मिलेंगे। बुध के रिजल्ट की वजह से आपको क्या करना है कि जो आपका किसी भी तरह आपका प्रॉपर्टी से संबंधित कोई इन्वेस्टमेंट है, आपकी मदर की हेल्थ का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है तो उसको बहुत सोच विचार के आपको करना है। ड्राइविंग वगैरह कर रहे हैं तो वो भी बहुत संभाल करके करें। साथ ही साथ आप अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ में सामंजस्य बनाते हुए ही चलें, क्योंकि केतु है और केतु जब बुध के नक्षत्र से होके जाएंगे तो केतु और बुध का जो संबंध है बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है। इसको आप ठीक ठीक ही ले सकते हैं, क्योंकि केतु बहुत जो अच्छा इनका योग बनता है गुरु के साथ में बैठ जाएं या और दूसरे प्लेनेट है उनके साथ में, क्योंकि केतु क्या है कि डिटैचमेंट का कारक प्लेनेट है, किसी चीज को छोड़ देने का मोक्ष वाला भाव इसके अंदर रहता है। तो ये अपने ट्रांजिट में भी आदमी की जो मानसिक स्थिति होती है, उसका जो एटीट्यूड होता है वो थोड़ा सा उसको मतलब एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति, एक
कोई चीज़ को छोड़ के निकल जाना, कुछ इस तरह की टेंडेंसी बनाने का प्रयास करेगा। तो आप अपनी दोनों ही साइड से थोड़ा अवेयर होकर रहिएगा कि आप अपना कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हैं तो बहुत प्लान करके, बहुत सोच समझ करके, और मदर की सेहत का बहुत ध्यान रखें। मदर के साथ जो आपका संबंध है, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, सारी चीज़ों को संभालते हुए आपको इस पीरियड में निकलना चाहिए। इसके बाद जब ये अनुराधा के 4 चरणों से होकर के निकलेंगे तो ये आपके 11th हाउस और 12th हाउस को एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपकी कुंभ और मकर राशि आ रही है। तो ये जो पीरियड होगा, इस पीरियड में हो सकता है कि आपको जो भी आपका कोई फाइनेंस वगैरह से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपके लिए कुछ पॉजिटिव रिजल्ट लेके आएँ, क्योंकि केतु जब 11th हाउस से ट्रांजिट करेंगे और शनि के नक्षत्र से, शनि वहाँ पे है, तो राहु और केतु जो होते हैं वो शनि के साथ फिर भी काफ़ी अच्छा उनका रहता है। तो वो टाइम पीरियड आपके लिए हो सकता है कि कोई सक्सेस दिलाए फाइनेंस के टर्म में, या किसी भी तरह को आपको कुछ प्राप्ति जैसी चीज़ों की आप उम्मीद कर सकते हैं उस पीरियड में। और इसके बाद जब ये आपका 11वां भाव एक्टिवेट करेंगे तो हो सकता है फॉरेन से कोई कनेक्शन बने, या बहुत ज़्यादा आपका जो माइंड है वो ईश्वर की ओर जाए, आपके अंदर आध्यात्मिकता बढ़े, धर्म के प्रति रुझान बढ़े, फॉरेन लैंड से आपका कोई कनेक्शन बने। और साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि आप खुद भी आइसोलेशन की ओर जा सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है केतु जब सैटर्न के नक्षत्र से गुजरेंगे, क्योंकि ये 12वां भाव है। 12वें भाव की जो एनर्जी है उसके साथ में केतु का रिएक्शन होगा। तो ये आपके अंदर जो भी जैसे फॉरेन लैंड है, धर्म है, इन सारी चीज़ों से आपको जोड़ेंगे। साथ ही साथ में ये आपकी जो मानसिक स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा एक आइसोलेशन जैसी स्थिति भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस ओर भी आप थोड़ा सा सजग होकर रहिएगा। हालांकि फाइनेंस से रिलेटेड जरूरी कोई ना कोई चीज़ें आपको लाभ भी अवश्य दिलवाएंगे। इसके बाद जब केतु आपके विशाखा के एक चरण से होकर गुजरेंगे फाइनली, तब ये आपके लग्न और कर्म क्षेत्र को स्ट्रॉन्ग कर देंगे। 10th हाउस को, फर्स्ट और 10th हाउस आपका एक्टिवेट होगा। तो ये जो पीरियड रहेगा यहाँ पे आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें भी आ सकती हैं आपके खुद के द्वारा, और जो आपका प्रोफेशन है, वर्क प्रोफेशन, उस और साथ ही साथ ये भी है कि आपको उस पीरियड में कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी मिल सकती हैं, और कुछ चीज़ों का आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा। पॉजिटिव इसलिए मिल सकती हैं क्योंकि केतु गुरु के नक्षत्र से होकर गुजर रहे हैं। तो केतु जब गुरु के नक्षत्र से गुजरेंगे तो इनके लिए थोड़ा पॉजिटिव परिणाम निकलने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है गुरु और केतु का, ये अच्छा रहता है। विशेष रूप से ये धर्म के लिए या आध्यात्म के लिए, मोक्ष के लिए, मतलब ये है कि थोड़ा सा दुनियादारी से हट के भी आपकी जो मानसिक स्थिति है वो बनेगी। तो जो मीन लगन और राशि के लोग होते हैं वैसे ही ड्यूअल साइन है, फिर गुरु के प्रधान लोग होते हैं ये लोग। तो यहाँ पे जब ये केतु के साथ में कंबाइंड होगी इनकी एनर्जी, तो ये इनके लिए काफ़ी आध्यात्मिक दृष्टि से इनके लिए काफ़ी अच्छा पीरियड रहेगा। कार्य क्षेत्र में आप जरूर थोड़ा सा अपने अवेयरनेस के साथ में रहिएगा। वहाँ पे अध्यात्म अपनी जगह होता है, आत्मिक उन्नति अपनी जगह होती है, लेकिन कर्म क्षेत्र को भी बना के रखना, उसको मजबूत रखना बहुत आवश्यक होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो मीन लगन और राशि के लोग हैं उनके लिए राहु केतु ट्रांजिट में क्या परिणाम दे सकते हैं। इसके साथ में एक चीज़ आप लोगों को और कहना चाहूँगी, ये जो ट्रांजिट है ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। फाइनल जो आपको परिणाम मिलेगा वो आपके हॉरोस्कोप ही उसको बता सकती है कि क्या इसका किस तरह से आपको रिजल्ट मिलेगा। फिर भी जो एक जनरल परिणाम है वो कुल मिलाकर के इस तरीके से रहने वाला है। और दूसरा ये है कि ये रिजल्ट तभी आपके लिए एप्लीकेबल है जब आपके लाइफ में, आपके हॉरोस्कोप में राहु केतु महादशा, अंतर या प्रत्यंतर में आ रहे हों, और साथ ही अगर वो अच्छे भाव में बैठे हैं तो ज़्यादा चांसेस बनेंगे कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले। इनकेस अगर नेगेटिव में बैठे हुए हैं तो कुछ नेगेटिव चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा है, मैं आपको कुछ रेमेडीज़ बता देती हूँ। राहु के लिए सबसे अच्छा रेमेडी होता है आप शिव जी की खूब पूजा करें। शिव की जितनी ज़्यादा पूजा करते हैं, शिव से अपने मन को जितना जोड़ के रखते हैं, आपके अंदर उतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है। और राहु को कंट्रोल जो सबसे अच्छा करते हैं वो शिव भगवान ही करते हैं। तो इसलिए आप शिव का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, इसको आप अपने मन में जाप कर सकते हैं, पूजा स्थल पे बैठ के भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट होता है कि आप चलते फिरते मन को ही आप शिव से जोड़ के रखें, वो आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम देगा। साथ ही साथ आप नारियल को अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके और फिर बहते पानी में बहा दें। ये भी राहु का बहुत अच्छा और अचूक उपाय है। फिर गरीबों को कंबल दान करें, स्पेशली ब्लैक और ग्रे कलर के।
फिर साथ में आप जो कच्चा कोयला होता है उसको भी आप अपने सर से पैर तक 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारें और बहते पानी में बहा दें, डस्टबिन में डाल के फिर बाहर फेंक दें उनको। और चिड़ियों के लिए आप अनाज जरूर रखें, जो ग्रेन्स होते हैं ना, ज्वार है, ज्वार मिल जाए तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं भी मिले तो जैसे चावल है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं एक मिट्टी के बर्तन में भर के ऐसे प्रेस पे रख दें कि वहाँ पे पक्षी आएँ और उनको खाएं, और कटोरी में पानी भर के रख दें मिट्टी के बर्तन में। ये राहु के लिए बहुत अच्छा उपाय होता है। और साथ ही साथ अगर आप किसी डॉगी को रोटी वगैरह दे सके तो ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा हर जगह नहीं अवेलेबल होगा, नहीं मिल पाते हैं डॉग वगैरह, तो उसको आप ना ही करें, लेकिन चिड़ियों के लिए ज़रूर आप रखें। इसका मैंने बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देखा है कि जब भी आप चिड़ियों को देते हैं अनाज खाने के लिए तो वो अपनी लाइफ में बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी देने का काम करता है। इस तरीके से राहु आपके अगर हॉरोस्कोप में अच्छे हैं तो और अच्छे हो जाएंगे, अगर थोड़ी स्ट्रेंथ उनकी कम है तो वहाँ आपको थोड़ा पॉजिटिव फ़ायदा हो सकता है। और केतु के लिए आपके लिए सबसे अच्छा क्या है कि आप एक किसी भी धार्मिक स्थल पे आप झंडा लगा के आ जाइए महीने में 1 बार 2 बार 3 बार, जिससे आपकी सामर्थ्य है। और साथ साथ आपको ये करना है कि जितना ज़्यादा आप धर्म कर्म से जुड़ के रहें, और कोई भी गिरवे कलर का या मल्टी कलर का जो झंडा है वो धार्मिक स्थल पर रख सकते हैं। और केतु धर्म का कारक ग्रह है, तो आप जितना ज़्यादा अपने आप को धार्मिक चीज़ों से जोड़ के रखेंगे, ईश्वर की ओर मन लगा के रखेंगे। और दूसरा क्या है कि एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी ट्रांजिट आता है तो जो रेमेडीज़ हम लोग करते हैं, रेमेडीज़ का सिर्फ इतना पर्पज़ होता है कि कोई भी व्यक्ति साइकोलॉजिकली जो है अपने आप को एनर्जेटिक बना लेता है। तो जो रिजल्ट मिलना है, जो परिणाम हमारी लाइफ में आना है, जो कर्मों का जो एक लेखा जोखा है वो तो हमारे सामने आएगा ही आएगा, उससे नहीं बच सकते हैं आप कितने भी रेमेडीज कर लो। लेकिन ये ज़रूर रहता है कि जब हम कोई रेमेडीज करते हैं तो उसका एक इंस्टेंट जो इफेक्ट आता है वो हमारे मन के ऊपर आता है, और हम अपने आप को पॉजिटिव मेंटली इमोशनली बहुत पॉजिटिव फील करने लगते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं। तो उससे होएगा क्या कि जो भी हमारी लाइफ में प्लस माइनस सामने कुछ आने वाला है उसको हम बहुत ईजिली फेस कर सकते हैं। रेमेडीज का जो मेन पर्पज़ है वो यही है। और दूसरा क्या है कि जब भी कोई आप अच्छा कर्म करेंगे तो वो आपके अंदर नेचुरली आपके अंदर एक पॉजिटिविटी, एक एनर्जी तो भरेगा ही, इसलिए रेमेडीज करना भी अच्छी चीज़ है। और सबसे अच्छी रेमेडीज यही होती है कि आप अच्छे काम करें, जितना पॉसिबल है, जितना अपने वश में है उतना तो कर ही सकते हैं। और जानवरों को सपोर्ट करना, उनकी सेवा करना, तो ये तो और भी ज़्यादा एक एनर्जी देने का काम करता है। इसलिए आप चिड़िया को ज़रूर से दाना दिया करिए, मेरा सजेशन है। केवल राहु केतु ट्रांजिट के टाइम में ही नहीं, ये हमेशा आप ऐसा करें तो आप देखिए कि आपके नेचर में आ जाएगा। जैसे हम लोग खुद अपने लिए डेली खाना बनाते हैं, खाते हैं, तो एक स्वभाव में रहेगा ना कि वो भूल नहीं पाएगा आपको। आप जाके चेक कर लेंगे कि उसका दाना बचा हुआ है कि ख़त्म हो गया, तो इसको आप अपने नेचर में लाइए, इससे आपको बहुत अच्छा राहु केतु का जो रिजल्ट है वो भी काफ़ी आपके लिए पॉजिटिव परिणाम लेके आ सकता है। और मैं आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि ये जो राहु केतु का ट्रांजिट है सभी के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। और मेन लगन राशि वाले जो लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, ईश्वर उनके भी जीवन में बहुत सफलता, पॉजिटिविटी और सक्सेस, नेम, फेम सारी चीज़ें लेके आए ये ट्रांजिट, और आप लोग बहुत अच्छे से स्पिरिट को एंजॉय करें। साथ ही मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ तो आप लोगों तक पहुँचे उसकी नोटिफिकेशन। और ज्योतिष है, इसको जितना ज़्यादा लोगों तक पहुँचे उतना अच्छा रहता है। सभी को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए, जिन लोगों को इंटरेस्ट है ज्योतिष में उनको भी, और जिनको नहीं है इंटरेस्ट, जो लोग सिर्फ अपने बारे में जानना चाहते हैं, किसी कोई ट्रांजिट आता है उसका क्या परिणाम मिलेगा, क्या रिजल्ट मिल सकता है, उन लोगों तक भी चीज़ें पहुँचे। आगे मैं फिर आप लोगों के लिए कुछ लेके आऊँगी। ओम नमः शिवाय, नमस्ते।